आरजीपीवी डिप्लोमा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की सीरीज़ के इस वीडियो में हम ईयर 2024 के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास क्वेश्चन है कि राइट प्रोग्राम्स इन सी टू फाइंड आउट फैक्टोरियल ऑफ एनी गिवन इंटीजर इन रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव मैनर, या किसी दिए गए पूर्णांक का फैक्टोरियल ज्ञात करने के लिए रिकर्सिव एवं नॉन रिकर्सिव दोनों तरीकों से सी में प्रोग्राम लिखिए। तो अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी दिए गए इंटीजर का फैक्टोरियल ज्ञात करने के लिए रिकर्सिव एवं नॉन रिकर्सिव दोनों तरीकों से सी में प्रोग्राम लिखिए, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने एग्जाम में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के इस आंसर को डिटेल में समझना शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन के जवाब में हम सबसे पहले लिखेंगे कि नीचे दिए गए प्रोग्राम में एक ही संख्या का फैक्टोरियल ज्ञात करने के लिए रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव दोनों तरीके प्रस्तुत किए गए हैं। तो हमने क्या किया है, हमने नीचे एक सी प्रोग्राम लिखा है। ये सी प्रोग्राम क्या करेगा, किसी एक इंटीजर का रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव दोनों तरीके से फैक्टोरियल ज्ञात करके हमें आउटपुट में डिस्प्ले कराएगा। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने दो फंक्शंस बनाए हैं। फैक्टोरियल रिकर्सिव नाम का एक फंक्शन है जो कि रिकर्सिव तरीके से किसी संख्या का फैक्टोरियल ज्ञात करेगा, और दूसरा फंक्शन है हमारा फैक्टोरियल नॉन रिकर्सिव नाम का। ये क्या करेगा, किसी नंबर का फैक्टोरियल ज्ञात करेगा, वो भी नॉन रिकर्सिव तरीके से। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, क्या अब हम इस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन समझना शुरू करते हैं। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, सबसे पहले इंक्लूड किया है stdio.h को, जो कि हेडर फाइल है जिसमें हमारा printf और scanf का डिक्लेरेशन मौजूद होता है। उसके बाद में ये एक फंक्शन है जो कि मेन फंक्शन नहीं है, इसीलिए कंपाइलर पहले इस फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और कंपाइलर हमारा इस फंक्शन के बाहर जाएगा और दूसरी लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। देखेगा कि ये भी मेन फंक्शन नहीं है, तो कंपाइलर इसके अंदर भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं करेगा, और उसके बाद इस फंक्शन के ख़त्म होने के बाद जाएगा और देखेगा कि यहाँ पे मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन है तो मेन फंक्शन के अंदर कंट्रोल जाएगा और एग्जीक्यूशन हमारे प्रोग्राम का स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले नम नाम का एक वेरिएबल बनेगा। तो नम नाम का मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे कि नम नाम का एक वेरिएबल है, ओके, और इसमें अभी कोई भी वैल्यू इनिशलाइज नहीं की गई है। उसके बाद में यूज़र को मैसेज दिखेगा कि इंटर एन इंटीजर टू कैलकुलेट इट्स फैक्टोरियल। मतलब हमने यूज़र से बोला कि एक इंटीजर इंटर करिए जिसका आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए यूज़र ने जो नंबर दिया वो मान लीजिए कि 5 है, 5, ठीक है। यूज़र चाहता है कि 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट हो। तो हम क्या कर रहे हैं, नंबर लेने के बाद यूज़र से हम चेक कर रहे हैं कि कहीं ये नंबर 0 से छोटा तो नहीं। तो हमने देखा नंबर तो 5 है जो कि 0 से छोटा नहीं है, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी। अगर मान लीजिए यूज़र नेगेटिव नंबर दे देता तो फिर ये मैसेज यूज़र को दिखता कि फैक्टोरियल इज़ नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर, लेकिन यूज़र ने पॉजिटिव नंबर दिया है तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी और हमारा कंट्रोल आएगा एल्स में, और एल्स में जाके प्रिंट होगा कि फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी यूजिंग रिकर्सन इज़, ठीक है, परसेंटेज डी। तो मैसेज प्रिंट हो क्या आएगा कि फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी मतलब नम की वैल्यू, तो नम की वैल्यू क्या है 5, तो फैक्टोरियल ऑफ 5 यूजिंग रिकर्सन। तो हम यहाँ पे फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं क्या करके, रिकर्सन का यूज़ करके। तो ये फंक्शन देखिए यहाँ पे ये फंक्शन कॉल है किस नाम का, फैक्टोरियल रिकर्सिव। मतलब अब हमारा यहाँ से कंट्रोल जाएगा कहाँ पे, फैक्टोरियल रिकर्सिव में। हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, फैक्टोरियल रिकर्सिव में, और नम की वैल्यू यहाँ से क्या पास होगी, नम की वैल्यू 5 पास होगी, और कंट्रोल हमारा कहाँ जाएगा, फैक्टोरियल रिकर्सिव में। तो हम फैक्टोरियल रिकर्सिव में पहुँचते हैं ऊपर, और ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे हमारा फंक्शन का डेफिनेशन लिखा हुआ है कौन से नाम का, फैक्टोरियल रिकर्सिव। तो यहाँ पे हमारा एन नम की वैल्यू जो 5 है वो यहाँ पे जाएगी, और वो 5 वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, एन नाम के वेरिएबल में। एन नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाएगा, 5, ओके। और उसके बाद में अब हमने क्या लिखा है, ये कंडीशन लिखी है, ये भी इसको कहते हैं हम बेस केस, ठीक है। जब भी हम रिकर्सिव फंक्शन यूज़ करते हैं तो दो केसेस होते हैं, एक होता है बेस केस और दूसरा होता है रिकर्सिव केस। तो ये वाला बेस केस है जैसा कि हमने कमेंट में भी लिखा है, और उसके बाद में ये वाला क्या है, रिकर्सिव केस है। तो नम की वैल्यू 5 है, तो ये कंडीशन जो होगी गलत हो जाएगी, क्योंकि एन की वैल्यू ना ही 0 है ना ही एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू क्या है, 5 है। तो हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, एल्स में जाएगा और रिटर्न करेगा n इंटू फैक्टोरियल रिकर्सिव n-1। यहाँ पे क्या हुई है, यहाँ पे रिकर्सिव
कॉल हुई है। तो अब ये कैसे काम करता है, हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में देखा भी था कि अगर हमें 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और अगर मैं इस रिकर्सिव फंक्शन के टर्म्स में बताना चाहूँ तो ये कैसे होगा, देखिए हमने क्या कॉल किया है, हमने कॉल किया है सबसे पहले फैक्टोरियल रिकर्सिव, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, फैक्टोरियल रिकर्सिव 5 हमने कॉल किया है। तो जब फैक्टोरियल रिकर्सिव 5 को हम कॉल करेंगे तो ये जो होगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे। हम इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे। तो छोटे सब प्रॉब्लम क्या है, छोटे सब प्रॉब्लम ये है, ये जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो हमने क्या किया, ये 5 हमने यहाँ से भेजा था यहाँ से, तो हमें इसके बाद क्या मिलेगा, 5 इंटू फैक्टोरियल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, n-1, n-1, ये n-1, तो n-1 मतलब 4। मतलब जब हमें फैक्टोरियल ऑफ 5 कैलकुलेट करना है तो हम किस फंक्शन को कॉल करेंगे, हम 5 इंटू फैक्टोरियल 4 को कॉल करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम फैक्टोरियल 4 कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, फिर से इसी में कंट्रोल आएगा हमारा और हम कॉल करेंगे 4 इंटू फैक्टोरियल रिकर्सिव ऑफ 3, ठीक है। उसी तरीके से जब हमें फैक्टोरियल ऑफ 3 कैलकुलेट करना है तो हम किसको कॉल करेंगे, 3 इंटू फैक्टोरियल रिकर्सिव 2 को। और वैसे ही जब हमें फैक्टोरियल 2 कैलकुलेट करना है तो हम किसको कॉल करेंगे, 2 इंटू फैक्टोरियल रिकर्सिव 1 को। और जैसे ही हम फैक्टोरियल रिकर्सिव 1 को कॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल रिकर्सिव n की वैल्यू जब क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो ये कंडीशन सही हो जाएगी, ये वाली कंडीशन सही हो जाएगी। सही होने की वजह से क्या होगा, रिटर्न 1 हो जाएगा। तो रिटर्न हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा। तो ये जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 1 को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 1 2 मिल जाएगा। उसके बाद ये भी इक्वेशन सॉल्व होगी, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और उसी तरीके से 4 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और फिर 5 इंटू 24 क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें फैक्टोरियल ऑफ 5 क्या मिल जाएगा, 120, जो कि 120 यहाँ से रिटर्न होगा। और 120 रिटर्न होने के बाद हमें कहाँ पे मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा, इसकी जगह पे यहाँ पे 120। तो इस तरीके से मैसेज प्रिंट होकर आ जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ 5 यूजिंग रिकर्सन इज़ 120। ओके, जैसे ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसके बाद में कंट्रोल जाएगा यहाँ पे और लिख के आएगा फैक्टोरियल ऑफ %d मतलब नम की वैल्यू। फैक्टोरियल ऑफ 5 यूजिंग इटरेशन का यूज़ करके अब 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट हो रहा है। हम चाहते तो दोनों ही तरीकों के लिए अलग अलग प्रोग्राम बना सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमने दोनों प्रोग्राम को एक साथ बना दिया तो वो ज़्यादा स्मार्ट तरीका है, क्योंकि हमने 2 फंक्शंस अलग अलग बनाए हैं एक ही प्रोग्राम में, ठीक है। बाकी आपका मन है, आप दोनों प्रोग्राम अलग अलग भी बना सकते हैं। एक बार आप प्रोग्राम लिखिए फैक्टोरियल रिकर्सिव के लिए और एक बार आप प्रोग्राम लिखिए फैक्टोरियल नॉन रिकर्सिव के लिए। लेकिन फिलहाल इस सॉल्यूशन में मैंने क्या किया है, एक ही प्रोग्राम में दोनों फंक्शन को लिख दिया है, ठीक है। तो प्रिंट होगा फैक्टोरियल ऑफ 5 यूजिंग इटरेशन इज़ %d, फिर हमारा ये वाला जो नॉन रिकर्सिव फंक्शन होगा ये कॉल होगा और ये कॉल होगा और पास क्या होगा, नम की वैल्यू जो कि 5 है, ठीक है। फिर हमारा फंक्शन कॉल होगा और ये फंक्शन कॉल हमारा कहाँ जाएगा, ये फंक्शन कॉल जाएगा हमारा यहाँ पे फैक्टोरियल नॉन रिकर्सिव में जाएगा यहाँ पे। और जो 5 आया है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे ये n में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस फंक्शन के अंदर हमने क्या बनाया है, एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया है। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या है, अभी 1 है, जिसकी वैल्यू 1 है। उसके बाद एक लूप चल रहा है यहाँ पे जो कि जिसमें कि i है, i की वैल्यू शुरुआत में क्या है, 1 है, i की वैल्यू 1 है और कंडीशन चेक हो रही है कि i लेस देन n, n की वैल्यू 5 है, कंडीशन सही है। कंडीशन सही तो हम अंदर जाएंगे और अंदर जाके करेंगे, हम क्या करेंगे, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इंटू i। तो रिजल्ट की वैल्यू क्या है, अभी 1 है, तो 1 इंटू आई की वैल्यू भी क्या है, 1 है, तो रिजल्ट की वैल्यू 1 इंटू 1 1 ही रहेगी अभी यहाँ पे, ठीक है। फिर लूप फिर चलेगा और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और रिजल्ट की वैल्यू 1 है, तो रिजल्ट मतलब 1 इंटू आई की वैल्यू 2, तो आई की अब रिजल्ट की वैल्यू क्या अपडेट हो जाएगी, 2, तो रिजल्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। इसी तरीके से आई की वैल्यू और इंक्रीज करेगी, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। आई की वैल्यू 3 होने के बाद भी ये कंडीशन सही रहेगी, सही होने के बाद रिजल्ट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास अभी क्या है, 2 है, रिजल्ट की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू क्या हो गई है, आई की वैल्यू 3 हो गई है, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6, रिजल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6,
ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट करके जो भी अपडेटेड वैल्यू आ रही है उसको रिजल्ट में ही स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। आई की वैल्यू 4 होने के बाद अभी भी कंडीशन सही रहेगी। सही होने के बाद रिजल्ट की वैल्यू अब क्या है, 6 है। रिजल्ट की वैल्यू 6 है और आई की वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, तो 6 इंटू 4 कितना जाएगा, 24। 24 कहाँ स्टोर हो जाएगा, अपने रिजल्ट में। तो 24 आ गया कहाँ पे, रिजल्ट में। आई की वैल्यू फर्दर इंक्रीज होगी, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। आई की वैल्यू 5 हो गई। 5 हो गई, कंडीशन अभी भी सही है क्योंकि कंडीशन है 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। तो 5 जो है 5 के बराबर है ही, तो कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होने के बाद जो रिजल्ट की वैल्यू है वो 24 है और आई की वैल्यू 5 है। ठीक है, रिजल्ट इंटू आई कर रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा 120। 120 कहाँ रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद में आई की वैल्यू फर्दर इंक्रीज होगी, 6 होगी। जब आई की वैल्यू 6 होगी तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन हो जाएगी 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, जो कि गलत कंडीशन है। कंडीशन गलत हुई, हम लूप से बाहर आए और रिटर्न हो गया हमारा क्या, रिजल्ट। रिजल्ट में क्या है हमारा 120। तो 120 यहाँ से रिटर्न हुआ। और 120 रिटर्न होने के बाद हमें कहाँ पे मिला, हमें यहाँ पे मिला। ठीक है, यहाँ पे मिला हमें 120। तो हमारा आंसर यहाँ भी आ जाएगा 120। तो इस बात से हमें क्या समझ में आया, इस बात से हमें समझ में आया कि किसी नंबर का फैक्टोरियल चाहे हम रिकर्सिव तरीके से कैलकुलेट करें चाहे नॉन रिकर्सिव तरीके से कैलकुलेट करें, दोनों ही आंसर हमें सेम मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आप रिटर्न 0 करके आंसर अपना ख़त्म कर सकते हैं और आउटपुट में लिख सकते हैं कि यदि आप 5 दर्ज करते हैं, 5 एंटर कराते हैं, तो आपको इस तरीके का जो आउटपुट मिलेगा इस प्रोग्राम से। उसी तरीके से अगर आप इनपुट में मान लीजिए 0 देते हैं, जब प्रोग्राम ने आपसे एक इंटीजर मांगा और आपने 0 दिया, तो आपको 1 आंसर मिलेगा दोनों केसेस में। चाहे आप रिकर्सन वाला फंक्शन यूज़ करें चाहे इटरेशन वाला फंक्शन यूज़ करें, दोनों आपको रिजल्ट में 1 देंगे। उसी तरीके से अगर आप निगेटिव नंबर एंटर कराते हैं इस प्रोग्राम में, तो आपको ये मैसेज देखने को मिलेगा, फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड फॉर निगेटिव नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फिर कोड की विशेषताएं बता सकते हैं कि रिकर्सिव मेथड में आपने क्या किया है और नॉन रिकर्सिव मेथड में आपने क्या किया है। उसके बाद में आप रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव के बीच में अंतर बता सकते हैं कि रिकर्सिव में क्या होता है, कोड थोड़ा छोटा और स्पष्ट होता है, जबकि नॉन रिकर्सिव में कोड थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि हम लूप का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, रिकर्सिव में क्या होता है कि मेमोरी स्टैक पर हर कॉल के लिए मेमोरी का उपयोग होता है। इसमें मेमोरी का ओवरफ्लो या स्टैक ओवरफ्लो होने का चांसेस है, लेकिन मेमोरी का उपयोग इसमें कम होता है, किसमें, रिकर्सिव वाले तरीके में। स्टैक ओवरफ्लो का खतरा होता है रिकर्सिव में, जबकि ऐसा कोई खतरा नहीं होता नॉन रिकर्सिव में। जटिल समस्याओं को हल करने के लिए रिकर्सिव वाला मेथड अच्छा है और सरल समस्याओं के लिए नॉन रिकर्सिव वाला तरीका अच्छा है। तो इस प्रकार दोनों तरीकों का उपयोग आवश्यकताओं के आधार पर किया जा सकता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर अपने एग्जाम में आप लिख सकते हैं। ये सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है तो ये आंसर मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम इस क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।